हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 का सामान्य अध्ययन पेपर 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले आपको निर्धारित जो समय है वो 3 घंटे मिलेगा। अधिकतम अंक आपको 200 मिलेंगे। और यहाँ पर नोट में कुछ बातें लिखी हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए बताते हैं। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड वा से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं और प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखकर रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई प्रश्न अथवा प्रश्न के भाग को पूर्णतः काट दें। चलिए, खंड आ, पहला क्वेश्चन है, लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में अंतर करना है, बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति दृष्टिकोण का परिचायक है। इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाएं शामिल होती हैं। अभिव्यक्ति में भावनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक के तत्व शामिल होते हैं। लोक सेवकों अर्थात आम जनता तक सेवाओं को पहुंचाने वालों की अभिव्यक्ति को 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और अधिकारी तंत्रीय अभिव्यक्ति। इन दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में अंतर निम्न है। चलिए बताते हैं। सबसे पहला है लोकतंत्रीय अभिव्यक्ति। यह किसी लोक सेवक की उस अभिव्यक्ति की परिचायक है जिसमें एक लोक सेवक सेवा प्रदान करते हैं, समय, नियम, कानून के साथ करुणा, सहिष्णुता और समावेशित आवश्यकताओं को वरीयता देता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। सेवाएं प्रदान करते समय जनता की भागीदारी को वरीयता प्रदान करता है। उदाहरण जैसे कि पीडीएम के माध्यम से, उदाहरण हम लोग देखेंगे, पीडीएस के माध्यम से अनाजों का वितरण, विधवाओं और वृद्धों की सेवाओं की अबाधित आपूर्ति आदि। अधिकारी तंत्रीय अभिव्यक्ति हम लोग देखेंगे। अधिकारी तंत्रीय अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्ति की परिचायक है जिसमें लोगों की जरूरतों से अधिक नियम कानून को वरीयता प्रदान की जाती है। इस अभिव्यक्ति में एक नौकरशाह वही कार्य करता है जो उसे नियमानुसार करना होता है। इसमें करुणा, दया और लोगों की आवश्यकताओं को वरीयता देने का कोई स्थान नहीं होता। निर्णय प्रक्रिया में आम जन की कोई भागीदारी नहीं होती है। सीमाएं देखते हैं हम लोग। दोनों अभिव्यक्तियों की अपनी सीमाएं। अधिकतर तंत्रीय अभिव्यक्ति जहां लाल फीताशाही को जन्म और बढ़ावा देती है, वही लोकतंत्रीय अभिव्यक्ति निर्णय निर्माण में देरी का सबब बन जाती हैं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनता के विरोध के संबंध में अनुनय की भूमिका की तर्क सहित व्याख्या करनी है। अनुनय से आशय किसी के विचार और व्यवहार को स्वयं के अनुरूप परिवर्तित करना, अर्थात किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विचार, विश्वास और व्यवहार को एक निश्चित दिशा में परिवर्तित करना अनुनय कहलाता है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता अपनी जायज व नाजायज मांगों को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन करती हैं। उदाहरण 3, कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर किसानों का विरोध, कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर किसानों का विरोध, एलजीबीटी के अधिकारों को लेकर इस वर्ग का विरोध आदि। जनता के विरोध के संबंध में अनुनय की भूमिका को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। सकारात्मक भूमिका देखेंगे। गांधी जी द्वारा भारतीय जनता को अंग्रेजों के विरोध में अपनी मांगों को लेकर एकजुट होने पर आह्वान करना, लाखों की भीड़ उनके इस आह्वान पर एकत्रित होना। उदाहरण सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। चलिए आगे देखते हैं। नकारात्मक भूमिका। कई बार अनुनय क्षमता का प्रयोग नेताओं द्वारा आम जन की गलत मांगों के लिए भी किया जाता है। उदाहरण सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन व आंदोलन करवाना और सरकार पर दबाव बनाना। उदाहरण किसान कानून को रद्द कराने के लिए कृषक नेताओं द्वारा किसानों को बहकाना। निष्कर्ष हम लोग देखेंगे।
यहाँ कहा जा सकता है कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनय की दोहरी भूमिका हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। निष्पक्षता को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका की विवेचना करना है। यहाँ पर चलिए उत्तर करते हैं हम लोग। निष्पक्षता से आशय है कि निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति या संगठन के संबंध में पहचान की बजाय योग्यता को महत्व देना, अर्थात वही निर्णय लेना जो जरूरी और नियमानुकूल हो। निष्पक्षता एक मूल्य है जिसके पालन से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में मदद मिलती है। समाज के कमजोर वर्गों जैसे बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुजुर्ग और विकलांग आदि की अनेक समस्याएं समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका कमजोर वर्गों को दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। सरकार तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा इनके लिए अनेक प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन ये अपने उद्देश्य प्राप्ति में असफल रहे हैं। इसके पीछे एक प्रमुख कारण योजनाओं के वितरण में निष्पक्षता का क्या है? अभाव है। निष्पक्षता कमजोर वर्गों की समस्या के समाधान में निम्न भूमिका निभा सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर एक करके आप लोग डाल लेना और नोट करते चलना। नंबर फर्स्ट पर कमजोर वर्गों के लिए नियम कानून बनाने में उनके हितों को ध्यान में रखना। दूसरा टॉपिक पॉइंट देखते हैं हम लोग। योजनाओं के लाभ के वितरण में अपने लोगों को उसका लाभ न पहुंचाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। तीसरा पॉइंट, बच्चों और महिलाओं के लिए योजना बनाते समय उनके लिंग, जाति और क्षेत्र को महत्व देने से प्रशासक को बचाता है। आगे और देखते हैं। नियोजन का अवसर अनुच्छेद 16 अभी सभी को समान रूप से प्रदान करने में मदद करता है। निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। यहाँ कहा जा सकता है कि कमजोर वर्गों की समस्या के समाधान में निष्पक्षता की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह नियमानुसार और आवश्यक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा अन्य मूल्य जैसे सत्य, निष्ठा, ईमानदारी आदि भी इन वर्गों की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? इसके आयामों की विवेचना करनी है और चलिए बताते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हुए डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में बताया है कि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की अपनी भावनाओं को जानने, उसे प्रबंधित करने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने व प्रबंधित करने की क्षमता है। वर्तमान प्रशासनिक जटिलता में भावात्मक बुद्धि वाला प्रशासक बुद्धिलब्धता वाले प्रशासक से अधिक सफल और कारगर तरीके से कार्य करने में सफल होगा, क्योंकि वह परिस्थितियों को समझने तथा सामंजस्य लाने में कहीं अधिक सफल होगा। भावात्मक बुद्धिमत्ता के आयाम लोग देखेंगे। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 आयाम बताए हैं। आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, स्वप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। दोस्तों नोट करते चलना सारे कुछ पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन हमने बहुत सारे अभी करा रहे हैं, सारे पॉइंट्स कराएंगे, सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल वाइज, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पूरा डिटेल वाइज देखेंगे। आत्म जागरूकता, उच्च स्व जागरूकता वाले लोगों में स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता के साथ अपने सबल व निर्बल पक्ष को भी भलीभांति जानने की क्षमता होती है। साथ ही उनके विचार व भावनाएं किस प्रकार दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं यह भी जानते हैं। निरंतर सुधार के प्रति खुली सोच रखते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट देखते हैं। आत्म प्रबंधन से तात्पर्य कि हम किस प्रकार अपनी भावना व आवेगों को नियंत्रित करते, ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करते, परिवर्तन के समय उदार होना तथा असफलताओं के पश्चात भी आशावादी बने रहना। स्वप्रेरणा हम लोग समझते हैं क्या है। स्वप्रेरित व्यक्ति परिणाम उन्मुख होता है तथा निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वयं को प्रेरित करता रहता है। स्वप्रेरणा व्यक्ति का मार्गदर्शन करने तथा प्राथमिकताओं का चयन करने में मदद करती है। सामाजिक जागरूकता,
सामाजिक जागरूकता से तात्पर्य दूसरों की भावना व स्थितियों के प्रति संवेदनशील होना, दूसरों द्वारा व्यक्त न करने के बावजूद भावना का अनुभव व आवश्यकताओं को जान लेना या जानना। चलिए आगे देखते हैं। संबंध प्रबंधन, इसके अंतर्गत दूसरे की भावनाओं को प्रेरित करना, क्षमताओं का विकास, संघर्षों का समाधान तथा मजबूत संबंधों का निर्माण करना आदि शामिल है। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत विभिन्न आयामों को शामिल कर प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोक सेवकों के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है। जैसे ए ऑप्शन में दिया है संपर्क, और दूसरा हमको जवाबदेही के बारे में करना है। तो संपर्क क्या है इसके बारे में देखते हैं। संपर्क डेडिकेशन, किसी कार्य, उद्देश्य या लक्ष्य विचार के प्रति लगन रखना ही संपर्क है। लोक सेवकों के लिए संपर्क की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अभाव में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और संवैधानिक मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, समानता आदि को प्राप्त करना कठिन हो सकता है। लोक सेवकों को विविध प्रकार के कार्यों को विविध परिस्थितियों में करना पड़ता है। ऐसे में समर्पण की वह गुण जो किसी कार्य को शीघ्रता से करने में तथा उसे पूरा करने में प्रदान करती है। भारत में लोक सेवकों में समर्पण के अनेक उदाहरण हैं, जैसे ई श्रीधरन का मेट्रो निर्माण के प्रति समर्पण, एम.एस. स्वामीनाथन का भारत में कृषि क्रांति लाने के प्रति समर्पण आदि। अब हम लोग जवाबदेही देखेंगे। किए गए कार्यों में निहित गुण और अवगुण को मानने व उसे स्वीकार करने को जवाबदेही कहा जाता है। लोक सेवकों को कई प्रकार के कार्यक्रमों, योजनाओं को लागू करना पड़ता है। नीति निर्माण का संचालन और पर्यवेक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में लोक सेवकों के लिए जवाबदेही की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इससे लोक सेवकों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ता है। किए गए कार्यों की जवाबदेही के से निर्धारण में मदद मिलती है तथा उसमें सुधार का अवसर प्राप्त होता है। एक लोक सेवक जिस कार्य को करता है, यदि वह उसके प्रति जवाबदेह है तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार की संभावना क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है, मतलब कम होने लगती हैं, खत्म हो जाती हैं, नहीं रहती हैं। चलिए निष्कर्ष पर आते हैं हम लोग। यह कहा जा सकता है कि समर्पण और जवाबदेही लोक सेवकों के वे मूल हैं जिनसे सार्वजनिक जीवन में संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होता है? मदद मिल जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता है। इस कथन को हम लोगों को स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। नैतिक कार्य से आशय है कार्य को नियमानुसार कानून और मानकों की परिधि में रहकर करना। किसी भी कार्य को इस प्रकार करना जिससे अधिकाधिक सार्वजनिक हित को बेईमानी और भ्रष्टाचार का अभाव हो, उसमें सार्वजनिक संपत्ति का कम से कम नुकसान हो, तो ऐसे कार्य को नैतिक कार्य की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन एक जटिल अवधारणा है जिसमें शासन द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों और योजनाओं को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। प्रशासन को नैतिक कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता आदि को प्राप्त किया जा सकता है। एक नैतिक प्रशासन ही इन मूल्यों और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में क्या करता है? मददगार हो सकता है। ठीक है। चलिए प्रशासक को नैतिक अभिकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से प्रशासन का क्रियान्वयन और संचालन होता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदार और प्रतिबद्ध प्रशासक अपने नैतिक कार्यों के माध्यम से प्रशासन के लक्ष्यों को कम लागत पर सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सफल हो सकता है। उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। योजनाओं को सफलतापूर्वक लाभार्थी तक पहुँचाने में, ठीक है, कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा आदि में। अब हम लोग सीमाएं देखेंगे। प्रशासन एक नैतिक कार्य है किंतु प्रशासक सदैव नैतिक अभिकर्ता रहे, यह कहना अतिशयोक्ति है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं और नीतियों की असफलता के लिए प्रशासक का भ्रष्ट और गैर जवाबदेह रवैया ही जिम्मेदार है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि सीमाओं को पूरा कर कथन की पुष्टि की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो
जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो आप एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन को, जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ना है कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या गया। कभी कभार कुछ अलग पूछता है और हम लोग कुछ अलग करने लगते हैं। क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सही से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित इकाई जन संस्थाएं कहलाती हैं। इनमें सरकार की विधायी, न्यायिक और कार्यकारी सभी प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। इन जन संस्थाओं को ही जनता के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और संविधान द्वारा जनता को अनेक अधिकार जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 6 प्रकार के मूल अधिकार आदि प्रदान किए गए। 6 प्रकार के, पहले एक और था वो संपत्ति को, उसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आपने नहीं देखा है, आपने अगर आर्टिकल्स नहीं देखे हैं तो 395 तक आर्टिकल और भाग बताए गए हैं बिल्कुल डिटेल वाइज, तो आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर लेना और देखना ध्यान ढंग से और उसके नोट्स बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन संस्थाएं विभिन्न माध्यम से जनता के अधिकारों की सुरक्षा कर रही है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न करवा कर युवाओं को रोजगार, अनुच्छेद 16 उपलब्ध कराना, ये सब। ठीक है, अनुच्छेद 16 उपलब्ध कराना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से सभी को समुचित न्याय प्रदान करने का कर सकते हैं। उदाहरण, हाल ही में IEWS आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसका प्रमाण है। ठीक है, चलिए आगे देखें। पुलिस विभाग लोगों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान कर रही है। इसी प्रकार अन्य जन संस्थाएं भी अपने अपने कार्यों को सही तरीके से निर्वहन कर जनता के अधिकारों को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमाएं देखेंगे। देश की सभी जन संस्थाएं जनता के अधिकारों का सही तरीके से संरक्षण कर रही हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि संस्थाओं में निहित भ्रष्टाचार, अनियमितता और कदाचार आदि के कारण संस्थाएं जनता के अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रही हैं। जन संस्थाएं जनता के अधिकारों का सफलतापूर्वक संरक्षण तभी कर सकेंगी जब इनमें क्या होगा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का समुचित विकास किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करता है? ठीक है, चलिए बताते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ से उस आवाज़ से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने अथवा निर्णय लेने में यह निर्देशित करता है कि व्यक्ति के कार्य का निर्णय नैतिक अथवा अनैतिक है, सही है या गलत है। ठीक है, धर्म या हम लोग कोई कार्य गलत कर देते हैं, वो हम लोग को अंदर ये नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं लालच में। ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक ओहदे का ध्यानपूर्वक। चलिए, महात्मा गांधी का मत है कि अंतरात्मा की आवाज़ के मामले में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं होता। यह भी कानून से ऊपर और सभी प्रकार के आवाज़ों से भिन्न होती है। यह व्यक्ति के निर्णय को आंतरिक रूप से निर्देशित करती है। एक लोक सेवक को विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इन कार्यों में कई कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए नियम कानून निर्धारित होते हैं, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जहां लोक सेवकों को अपने विवेकानुसार कार्य करना पड़ता है। लोक सेवकों को उनके कर्तव्य निर्वहन में उनकी अंतरात्मा निम्न प्रकार से मदद करती है। दोस्तों चलिए बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, एक एक पॉइंट करके बताते हैं। लोक सेवकों का कार्य करते समय क्या सही और क्या गलत है उसका निर्धारण करने में। दूसरा है सेवाओं की आपूर्ति करते समय सही लाभार्थी को सेवा की उपलब्धता में पहुंचाना उसको। ठीक है, जैसे कोई योजना है तो वो सही है, उसको ज़रूरत है, गरीब है तो उसको दो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पाते हैं। कार्य करते समय दुविधा की स्थिति में दुविधा से बचने तथा सही निर्णय लेने में, नैतिक मूल्यों को विकसित करने तथा उस पर आगे बढ़ने में, सकारात्मक मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि को विकसित करने में, गलत अनैतिक मार्ग से बचने तथा नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतरात्मा की आवाज़ लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, मदद करती है। इस तरीके से, जैसे यहाँ पर थोड़ा हिंदी में शब्द कठिन दिए हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है, अलग से बिल्कुल सरल शब्दों में कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम लोग। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो अधिकारी की ही सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं? सत्यनिष्ठा से आशय ईमानदार होना, सही तरीके से कार्य करना, और ऐसा तभी करना जब आप कोई ना देख रहा हो। उदाहरण के लिए रात के 12 बजे रेड लाइट
सिग्नल पर रुकना जबकि सड़क एकदम सुनसान हो। सत्यनिष्ठा ईमानदारी से भी एक कदम आगे की चीज़ है। ईमानदारी में व्यक्ति जहाँ सिर्फ नियम कानूनों के अनुकूल कार्य करता है, तो वहीं सत्यनिष्ठा में नियमानुसार के साथ साथ लोकहित में अपने को पूरी तरह से समर्पित करने का भाव निहित होता है। एक अधिकारी अथवा लोक सेवक के द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होने लगता है। सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां उनके बारे में देखते हैं। जब अधिकारी उस नियुक्ति अथॉरिटी का सदस्य अध्यक्ष हो जिसमें आवेदनकर्ताओं में कोई उसका सगा संबंधी शामिल हो, उदाहरण के लिए पीसीएस परीक्षा में अध्यक्ष का संबंधी शामिल हो, तो ऐसे में अध्यक्ष की सत्यनिष्ठा पर क्या हो जाएगा, संदेह उत्पन्न हो जाएगा लगता है। ठीक है, इस तरीके से किसी अपराधी को निर्णय सुनाने वाले बेंच में अपराधी का संबंधी जज शामिल हो, तो उसे जज की सत्यनिष्ठा के संदेह घेरे में क्या हो जाती है, संदेह के घेरे में आ जाती है। और बताते हैं, महिलाओं के लिए कानून बनाने वाली किसी टीम में सिर्फ पुरुष अधिकारी शामिल हो, महिला शामिल ना हो, तो उस टीम की सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होने लगता है। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि एक अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह के लिए अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम लोग। विभेद करना है, विभेद कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा है, जस्ट में थोड़ा सा ए ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सदाचार संहिता और आचार संहिता में, वे सहिष्णुता और करुणा में, इस तरीके से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सदाचार संहिता और आचार संहिता। सदाचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स किसी संस्था द्वारा निर्धारित मूल्यों और सिद्धांतों का एक समुच्चय है जो शीर्ष स्तर पर नीति निर्माण, योजना और परियोजना के निर्माण को क्या करता है, प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भारतीय जीवन बीमा की सदाचार संहिता लोगों के धन को प्राप्त करना तथा उसका क्या करना है, किसी दुर्घटना या अन्य स्थिति में समुचित रिटर्न दे देना, वापिस दे देना है, इस तरीके से। वहीं आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट किसी संस्था द्वारा निर्मित दिशा निर्देश आदेशों का समुच्चय होता है जो उस संस्था से जुड़े कर्मचारियों या निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय जीवन बीमा के सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहक से आदरपूर्वक बात करें, यह निश्चित ड्रेस कोड को अपनाएं आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि सदाचार संहिता सिद्धांत व मूल्य का समुच्चय है। तो आचार संहिता, एक मिनट, आदेशों का समुच्चय है। सदाचार संहिता वह आधार है जिसके अनुरूप आचार संहिता का निर्माण किया जा सकता है। सहिष्णुता और करुणा के बारे में हम लोग समझेंगे। सहिष्णुता और करुणा दोनों मानवीय मूल्य हैं। सहिष्णुता से आशय है सहन करना, उन मूल्य सिद्धांत विचारों का सहन करना, उन्हें नुकसान न पहुंचाना जिसे वे पसंद नहीं करते। उदाहरण, एक हिंदू द्वारा ईसाई मान्यताओं को स्वीकार करना। यहाँ सहिष्णुता से आशय सिर्फ स्वीकार करने से है, उसका अनुरूप आचरण करने से नहीं। करुणा सहिष्णुता से एक कदम आगे है। करुणा में न केवल दूसरों के कष्ट को महसूस करने का भाव निहित होता है बल्कि दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा किए जा रहे सेवा संबंधी कार्य करुणा का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग खंड बा पे आते हैं। सेक्शन बी, प्रश्न 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्षमता किस प्रकार रुचि से भिन्न है? यदि किसी में लोक सेवक बनने की रुचि है लेकिन लोक सेवाओं का निर्वहन करने की अभिक्षमता नहीं है, तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा? विवेचना करना हम लोगों को। चलिए उत्तर देखते हैं, समझते हैं। रुचि किसी व्यक्ति के किसी विचार, कार्य आदि के प्रति झुकाव अथवा वरीयता का घोतक है। तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति का कुछ विशिष्ट कौशल प्राप्त करने की क्षमता का घोतक है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की क्रिकेट देखने में रुचि हो सकती है, ठीक है, आप मान लो या कोई भी, किंतु उसमें क्रिकेटर की तरह अभ्यास करने सीखने की अभिक्षमता नहीं है। तो फिर कैसे? आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे कि रुचि जहाँ किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद है, जैसे कि आईएएस बनने का सपना हर किसी को, आईएएस ऑफिसर सबको पसंद है, पर उसकी तरह मेहनत करना, अभिक्षमता भी डेवलप करनी होती है। चलिए आगे बताते हैं। पसंद नापसंद को प्रदर्शित करती है, वहीं अभिक्षमता उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित कर रही है। यदि किसी व्यक्ति में किसी कार्य की अभिक्षमता है तो उसे उचित प्रशिक्षण के माध्यम से उस क्षेत्र में सफल बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग महेंद्र सिंह धोनी में क्रिकेट के लिए रुचि और अभिक्षमता दोनों ही थी। यही कारण कि वो एक क्या है, महान क्रिकेटर बने दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ कहा जा सकता है कि रुचि किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए अनिवार्य तो है किंतु पर्याप्त नहीं है। सफल होने के लिए रुचि और अभिक्षमता दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है। दोनों ही होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हो। यदि किसी व्यक्ति को लोक सेवक बनने में रुचि है लेकिन लोक सेवाओं का निर्वहन करने की अक्षमता नहीं है,
तो उसका एक लोक सेवक के रूप में सफल होना संदिग्ध है, क्योंकि किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए अभिक्षमता का होना अनिवार्य है। अभिक्षमता के अभाव में एक व्यक्ति की सिविल सेवक के रूप में सफलता संदिग्ध है। आगे समझते हैं। सिविल सेवा की तैयारी कठिन परिश्रम और समर्पण की मांग करती है, तो अभिक्षमता के बिना संभव नहीं है। सिविल सेवक के कार्य विभिन्न जटिलताओं से भरे पड़े हैं। कार्य के दौरान सिविल सेवक को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभिक्षमता के बिना कई कठिनाइयों का सामना करना संभव नहीं है। अभिक्षमता के अभाव में एक व्यक्ति उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता जिन कठिनाइयों का सामना एक सिविल सेवक दिन प्रतिदिन करता है। उदाहरण के लिए माफिया गुट की धमकी, राजनेताओं का दबाव, काम का दबाव आदि। निष्कर्ष यहाँ कहा जा सकता है कि लोक सेवक के रूप में सफलता के लिए अभिरुचि अथवा अभिक्षमता का होना एक अनिवार्य शर्त है, होनी चाहिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ जाते हैं। सहनशीलता सर्वोत्तम मूलभूत मूल्य है। इस कथन की हम लोग को विवेचना करना है और लोक सेवक के संदर्भ में कीजिए। चलिए बताते हैं। सहनशीलता अथवा सहिष्णुता से आशय है उन व्यक्तियों, विश्वासों, परंपराओं और संस्कृतियों का सहन करना जिन्हें स्वयं के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। चलिए बताते हैं। सहनशीलता को एक सर्वोत्तम मानवीय मूल माना जाता है, क्योंकि इसके अभाव में सामाजिक समरसता, सामंजस्य तथा शांति को बनाए रखना संभव नहीं है। इसका अभाव ही सभी प्रकार के संघर्षों, टकराहटों का कारण है। सांप्रदायिकता का उद्भव, विकास और सांप्रदायिक दंगे समाज में विद्यमान अश्लीलता का परिणाम है। सहनशीलता न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन के सभी पहलुओं को क्या करता है, संचालित करने। सहनशीलता न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन के सभी पहलुओं को संचालित करने के लिए एक आवश्यक मूल्य है। उदाहरण के लिए रीति रिवाज, खान पान, तीज त्योहार, सभी क्षेत्रों में सहनशीलता का होना एक सफल सामाजिक संचालन के लिए आवश्यक है। मांस खाने वाले लोगों के प्रति मांस न खाने वाले लोगों में यदि सहनशीलता नहीं रहेगी तो इससे दोनों के बीच क्या हो जाएगा, संघर्ष संभावना बढ़ जाती है। सहनशीलता जैसे मूल्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समन्वय और बंधुता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। लोक सेवक के संदर्भ में सहिष्णुता, सहनशीलता की महत्ता को हम लोग समझेंगे। एक लोक सेवक को विभिन्न जातियों, समूह और धार्मिक संप्रदायों के मध्य कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में सिविल सेवक के लिए सहनशीलता का होना आवश्यक है। एक सहनशील लोक सेवक ही भेदभाव से परे रहकर सभी के लिए नियमानुसार सेवाओं की आपूर्ति करने में सफल रहेगा। लोगों के विचार और आवश्यकताओं में अंतर पाया जाता है। ऐसे में एक सहिष्णु सेवक सभी को सुनेगा और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सेवाओं की आपूर्ति करने का प्रयास करेगा। सामाजिक संघर्ष और तनावों को दूर करने में एक रोल मॉडल के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के लिए एक हिंदू लोक सेवक का मुस्लिम समुदाय के साथ उचित व्यवहार, सेवाओं की समुचित आपूर्ति द्वारा उनकी अभिवृत्ति को हिंदुओं के प्रति परिवर्तन लाने में इस प्रकार स्पष्ट है कि सहनशीलता एक सर्वोत्तम मूल्य है जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रभावी बनाने में मदद करती है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रभाव और अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है? चलिए, सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक संचार और किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और विचार को बदल दिया जा सकता है। अनुनय सामाजिक प्रभाव की ही एक विधि है। काफ़ी अच्छा एग्जाम में प्रभाव पड़ेगा आपका। चलिए, सामाजिक प्रभाव और अनुनय निम्न तरीकों से व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। सामाजिक अभियान और मीडिया के माध्यम से किसी खास कार्य हेतु लोगों का व्यवहार परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दरवाजा बंद अभियान का प्रचार, स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर हर घर शौचालय निर्माण करने हेतु प्रेरणा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सेल्फी विथ बेटी अभियान चलाकर बेटी के जन्म के प्रति लोगों को जो दृष्टिकोण उसको परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। समाज के रोल मॉडल के माध्यम से किसी कार्य को करने और अपनाने के लिए प्रेरित करना। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन द्वारा यह सुझाव है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी अभियान के माध्यम से कोरोना विस्तार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। किसी उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए सामाजिक प्रभाव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। शीतल पेय ट्यूब
का ये स्लोगन कि डर के आगे जीत है, अथवा ऐश्वर्या राय के द्वारा किसी साबुन या क्रीम का प्रचार करवाना। हरियाणा में बेटियों के खेल में प्राप्त सफलता को देखकर न केवल हरियाणा के लोग की बल्कि संपूर्ण देश में बेटियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन होगा। इस प्रकार यह कहना सही होगा कि सामाजिक प्रभाव अनुनय की माननीय व्यवहार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं और समझते हैं। करुणा की आधारभूत आवश्यकता क्या है? लोक सेवा में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है? करुणा वह भावना है जो दूसरों की पीड़ा को देखकर पैदा होती है और पीड़ितों की मदद करने की इच्छा को प्रेरित करती है। करुणा में संवेदनशीलता, समानुभूति, सहानुभूति, देखभाल, सहनशीलता आदि गुण समाहित होते हैं। करुणा की आधारभूत आवश्यकता हम लोग देखेंगे। करुणा की आधारभूत आवश्यकता में हम लोग पहला पीड़ा की पहचान करना, पीड़ा की सार्वभौमिकता को समझना, पीड़ा के द्वारा महसूस की जाने वाली पीड़ा से स्वयं को जोड़ना, उत्पन्न होने वाली असुविधाजनक भावनाओं को सहन करना, पीड़ित की पीड़ा को कम करने अथवा दूर करने हेतु प्रेरित होना। कमजोर वर्ग समाज के वे लोग जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित होते हैं यथा बच्चे, महिलाएं, SC, ST, वृद्ध, विधवाएं आदि समाज के कमजोर वर्ग हैं। लोक सेवकों जिनके ऊपर सरकारी योजना के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी होती है, वे कमजोर वर्गों की मदद सफलतापूर्वक तभी कर सकते हैं जब करुणा नामक तत्व भी उनमें पाया जाता है। ठीक है, तभी वो कर पाएंगे। करुणा एक लोक सेवक कमजोर वर्गों की निम्न प्रकार से मदद कर सकता है। देखिए हम लोग समझेंगे। एक लोक सेवक कमजोर वर्गों द्वारा महसूस की जा रही जरूरतों को सफलतापूर्वक समझ सकेगा और उनके लिए उपलब्ध सेवाओं की आपूर्ति करेगा। उदाहरण के लिए फुटपाथ पर सो रहे गरीबों को ठंडी में कंबल वितरण करवाना। इस तरीके से एक करुणामयी लोक सेवक विधवाओं के लिए विधवा आश्रम और वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खुलवाने का प्रयास करेगा। उदाहरण के लिए मथुरा में हजारों विधवाओं के लिए विधवा आश्रम की व्यवस्था की गई है। करुणा से युक्त लोक सेवक आगे बढ़कर पूरी तत्परता से कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करेगा और उनके द्वारा महसूस किए जा रही समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि करुणा से युक्त लोक सेवक समाज के कमजोर वर्गों की मदद ज़्यादा सफलतापूर्वक कर सकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ न्यायोचित रूप से वितरित कर सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर जाते हैं। भीड़ एक अस्थायी समूह होता है जो दुर्घटना या विरोध या प्रदर्शन की स्थिति में तत्काल एक स्थान पर एकत्र हो जाता है। भीड़ में हिंसात्मक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत बार यह भीड़ अनावश्यक हिंसा की स्थिति पैदा कर देती है। किस अनुनयात्मक विधि से भीड़ को नियंत्रित और संतुष्ट किया जा सकता है, व्याख्या हम लोगों को करनी है। चलिए समझते हैं। लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर उद्देश्य अथवा निरुद्देश्य एकत्र होती है तो क्या कहलाती है? फिर भीड़ कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के समय लोगों का इकट्ठा होना, किसी नियम कानून के विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों का इकट्ठा होना। क्योंकि भीड़ में बेहतर प्रकार के सोच, विचार, धर्म, जाति, वर्ग लोग शामिल हो जाते हैं फिर और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में भीड़ के अनियंत्रित होने, हिंसा होने की संभावना सदैव बनी रहती है। उदाहरण के लिए त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करना। अनुनय से तात्पर्य है दूसरों के विचारों, व्यवहारों में बिना किसी दबाव के परिवर्तन लाना और वैसा ही परिवर्तन जो जैसा वक्ता स्वयं चाहता है। अनुनय सामाजिक प्रभाव का एक व्यापक रूप है। अनुनय तभी प्रभावी होता है जब अनुनय करने वाला आकर्षक, भरोसेमंद, विश्वसनीय और योग्य हो। उदाहरण के लिए खेल के किसी विज्ञापन को सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया जाना। भीड़ को नियंत्रित और संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित अनुनयात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कानून के भय से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तथ्य को प्रसारित करने की भीड़ हिंसा कानून अपराध है। आगे दूसरा बताएंगे। भीड़ के उद्देश्यों को समझना और किसी विश्वसनीय पदाधिकारी द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति का आश्वासन देना। उदाहरण के लिए 3 कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा यह आश्वासन है कि कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया जाएगा। अनावश्यक रूप से लोगों में एकत्र न होना तथा हिंसा से दूर रहने की संस्कृति का विकास करना। इस प्रकार भीड़ को नियंत्रित व संतुष्ट करने के लिए प्रभावी अनुनय के विभिन्न तरीकों को अपनाकर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। चलिए
16 प्रश्न में आते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही है कि संकल्पना को पुनर्परिभाषित करना, विवेचना करना हम लोग को यहाँ पर फिर से। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शासन और प्रशासन में शुचिता तथा पारदर्शिता को स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया। इस अधिनियम ने नागरिकों को सशक्तिकरण बनाने के साथ साथ सार्वजनिक अधिकारों व कर्मचारियों की जवाबदेही को पुनर्परिभाषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने नागरिकों के सशक्तिकरण करने में निर्विवाद भूमिका निभाई है। अब कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक संस्था, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी योजना परियोजना पर हुए व्यय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रशासन से संबंधित कोई भी तथ्य जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा हो के संबंध में व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उसका छानबीन कर सकता है। नागरिकों का सशक्तिकरण करने के साथ यह अधिनियम जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है। सरकार द्वारा किसी भी निर्णय के संबंध में जनता जानकारी प्राप्त कर सकती है। ऐसे में निर्णय लेने वाले अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए RTI के माध्यम से लोक सेवा आयोग में किसी छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका का अवलोकन। अधिकारी कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं इसकी सूचना किसी के द्वारा न मांग ली जाए। उदाहरण, किसी परियोजना पर हुए सार्वजनिक व्यय के संबंध में किसी कार्य को समयबद्ध करने का दबाव। सूचना नियम समय के भीतर देने के प्रावधान ने सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही को पुनर्परिभाषित किया है। जैसे कि सीमा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कई बार समय पर सूचना देने का अभाव, गलत सूचना देना अथवा सूचना देने में आनाकानी। इसके बावजूद, ठीक है, ये हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के सशक्तिकरण, उनके प्रति जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करने का प्रभावी साधन साबित हुआ। नंबर 17, उपयुक्त उदाहरण द्वारा निगमित शासन में नैतिक मुद्दों की व्याख्या करनी हम लोगों को। चलिए, नियम, कानून, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा किसी निगम या फर्म को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। निगमित शासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। निगमित शासन में लोक, प्रक्रिया, प्रदर्शन और उद्देश्य शामिल होता है इनमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निगमित शासन के नैतिक मुद्दे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर नैतिक मुद्दा, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अभी बताया आपको। तो एक बार इसको हम डिफाइन कर लेते हैं नैतिक मुद्दे को। जैसे कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आपको व्यापार, निष्पक्ष रोजगार, पर्यावरण, मुआवजा, कर्मचारियों का हित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, संसाधनों का दोहन, जो मालिक है उसका लाभ वगैरह, कर्मचारियों के परिवार के प्रति जिम्मेदारी, शहर धारकों का हित, ये सब। ठीक है, तो ये सब आप दोस्तों बना लेना। अभी से नोट्स बनाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आपको मेंस लिखना हुआ था। चलिए आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं। एक शासन में सर्व प्रमुख और महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर है। किसी फर्म को स्थापित करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस फर्म के आसपास के पर्यावरण पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण मानव समूह को विस्थापित तो नहीं होना पड़ेगा आदि। अन्य नैतिक मुद्दे तथा कर्मचारियों की दुर्घटना होने पर मुआवजा, उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। आगे और देखते हैं। शेयर धारकों के हितों की रक्षा, शेयर धारकों के हितों की रक्षा, व्यापार में अपनाए जाने वाले तरीके सही हों, हवाला आदि के माध्यम से धन का स्थानांतरण का होना आदि अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो एक निगमित शासन के दौरान उपस्थित होते हैं। व्यापार में नैतिक मानकों का पालन करना, सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना, उत्पादों में मिलावट से बचना, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करना आदि भी निगमित शासन से जुड़े नैतिक मुद्दे हैं। किसी को स्थापित करने तथा उसके संचालन में उससे जुड़े नैतिक व अनैतिक मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संचालित करना चाहिए ताकि लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए, व्याख्या करना हम लोगों को। भ्रष्टाचार, निजी लाभ के लिए अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करना, ये एक अनैतिक कार्य है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति विभिन्न माध्यम से अपना निजी लाभ बढ़ाता जाता है, भले ही इसमें किसी अन्य का कितना भी नुकसान हो जाए।
के संस्थानम समिति 1962 से 64 ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा, अपने कार्यों को समुचित रूप से निर्वहन न करना या कार्य को करने से बचना भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार समाज के हर क्षेत्र और वर्ग को प्रभावित कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे समझाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें भ्रष्टाचार को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया तथा इसके लिए अर्थदंड तथा कारावास का प्रावधान है। भारतीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को हम लोग समझेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए विभिन्न प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 2018 में संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी को भी दंडित करने और वसूली का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बताते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जैसे में थोड़ा सा धन का अधिकार अधिनियम 2005, इसके माध्यम से प्रशासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, खुलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010, इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त धन की निगरानी और उस पर नियंत्रण करना को बढ़ाया गया है। ठीक है, नियंत्रण ये सब बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं। कंपनी का अधिनियम 2013, फ्रॉड कंपनी स्थापित कर धन घोटाला करना पर ये सब नियंत्रण का प्रयास हुआ। आगे और देखते हैं। लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन। इन संस्थागत उपायों के अलावा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, पहला हो गया। दूसरा, लाभार्थी के सामाजिक सुरक्षा के तहत प्राप्त लाभों को सीधे लाभार्थी के खाते के हस्तांतरण में, परियोजनाओं की अनुमति तथा अन्य अनुमति के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून के साथ साथ नैतिक मूल्यों को विकसित करना और प्रभावकारी साबित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हम लोग। आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करना हम लोगों को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने सांसारिकता के स्वरूप की व्याख्या तथा उसमें निहित समस्याओं से निजात प्राप्त करने के मार्ग को समझने के उद्देश्य 4 आर्य सत्य की चर्चा की। इसमें अंतिम आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बोलेंगे इसको। सांसारिक जीव उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग में मानवीय आचरण के 8 नियम हैं जो हम लोग निम्नवत समझेंगे। चलिए, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से आशय है 4 आर्य सत्यों को मानना, उनका अनुसरण करना, किसी के प्रति राग द्वेष न करना रखना और व्यभिचार आदि से दूर रहना आदि। सम्यक संकल्प के बारे में देखें। चित्त को शुद्ध रखना, मन की एकाग्रता को बनाए रखना, करुणा, मैत्री, समता का भाव रखना, गलत ना करने और सही मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लेना। सम्यक वाक्य के बारे में समझेंगे। सदैव सत्य बोलना, किसी को अपशब्द न कहना, मधुर वचन का प्रयोग करना आदि। और सम्यक कर्मार्थ, चोरी न करना, सदैव प्राणियों की रक्षा करना और पर स्त्रीगमन से दूर रहना और लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, धर्म चर्चा करना आदि। और सम्यक आजीविका के बारे में देखेंगे। मेहनत से आजीविका का अर्जन करना, मानव को हानि पहुंचाने वाली वस्तुएं यथा शास्त्र, जानवर, मांस, मद, विष का व्यापार न करना, चोरी न करना आदि। सम्यक व्यायाम, मन में शुद्ध विचार रखना, पाप में विचार से मन को दूर रखना, मन में गलत सोच व विचार न लाना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का अभ्यास करना आदि। सम्यक स्मृति के बारे में समझेंगे। सदैव बुद्ध द्वारा सुझाए गए धम्म नियमों का स्मरण करना, स्मृति को विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्त करने का प्रयास करना, बुरी व गलत चीज़ों का मन में अनुसरण न करना। और सम्यक समाधि के बारे में समझेंगे। यह अष्टांगिक मार्ग का 8वां और अंतिम चरण है। इसके द्वारा अनुत्पन्न पाप धर्मों का उत्पन्न होने से रोकना तथा कुशल धर्मों के उत्पन्न होने तथा विकास करने का प्रयास किया जाता है। बुद्ध के अनुसार आचरण शुद्धि के इन 8 मार्गों का समुचित अनुसरण कर मानव सांसारिक जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग को मुक्ति मार्ग भी संज्ञा दी गई है। और प्रश्न 20 पर आ गए हम लोग। चलिए बताते हैं। प्रश्न 20 काफ़ी बड़ा है और हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए। संजीव एक आदर्शवादी, उसका विश्वास है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है तथा सत्य से ही कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक दिन
उसने डंडा तथा पत्थर हाथ में लिए हुए लोगों की भीड़ से भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। वह उसे एक विशिष्ट स्थान पर छुपते हुए भी देख लेता है। भीड़ ने संजीव से पूछा कि क्या उसने चोर को देखा। संजीव ने सच बता दिया और उस जगह की ओर इशारा कर दिया जहां चोर छुपते हुए देखा था। भीड़ उस व्यक्ति को पकड़ लेती और मरने तक पीटती रहती है। उपयुक्त परिस्थितियों के प्रकाश में संजीव के आचरण पर टिप्पणी करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सत्य एक सद्गुण है और इसका अनुपालन एक व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सत्य को सद्गुण माना और उसका अनुसरण करने की सलाह दी है। गांधी जी ने यह भी कहा है कि सत्य सदैव सद्गुण हो, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि सत्य बोलने से किसी व्यक्ति या जीव की हत्या हो जाए तो ऐसी स्थिति में सत्य दुर्गुण बन जाता है। अब चूंकि संजीव एक सत्यवादी व्यक्ति है तो उसने भीड़ को उस व्यक्ति का पता बताकर सत्य का अनुसरण किया, लेकिन उसके द्वारा किए गए सत्य के अनुसरण का परिणाम एक व्यक्ति की हत्या का कारण बन गया। इस दृष्टि से उसका कार्य सही नहीं कहा जा सकेगा। संजीव ने यह विचार किया बिना कि उस दोषी व्यक्ति का वास्तविक दोष क्या है। एक क्रोधित भीड़ को उसका पता बता दिया। हो सकता है कि चोर ने भूखी असहनीय पीड़ा से बचने के लिए रोटी चुराई हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कोई चोरी ही ना की हो और भीड़ चोरी की आशंका में उसका पीछा कर रही हो। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 3 साधुओं की भीड़ द्वारा चोरी की आशंका में हत्या। बिहार में एक महिला की बच्चा चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा हत्या आ गई। ऐसे में संजीव के आचरण को सत्य का अनुसरण करने के बावजूद सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसने परिस्थिति का आकलन किए बिना सत्य का अनुसरण किया। हो सकता है कि भागता हुआ व्यक्ति निर्दोष हो। ऐसे में उसका जो सत्य एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का कारण बन गया। संजीव का नैतिक दायित्व यह था कि पहले वह परिस्थिति को समझता। इसके बाद यदि व्यक्ति ने वास्तव में चोरी की होती तो उसे क्रोधित भीड़ को सौंपने के बजाय पुलिस को सौंपता, जहां चोर को नियमानुसार दंड दिया जाता, क्योंकि दंड देने का कार्य न्यायालय है ना कि भीड़ का। कुल मिलाकर संजीव का आचरण सत्य की दृष्टि से भले ही सही हो, मानवता और एक जिम्मेदार नागरिक की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं था। सही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इस परिस्थिति में, आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। और आज 2022 यूपीपीसीएस मेंस का 4 जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। पेपर है तो करने में गलती हो जाती है तो उसको आप लोग इग्नोर करना और आप लोग अपने नोट्स बनाते चलना, जुड़े रहना और टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलते रहेंगे।